न्यूज पर आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें करेंगे आपके साथ साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोलकाता में आज से 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। भविष्य की सैन्य रणनीति, तैयारी और सुधारों पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार को देंगे मखाना बोर्ड का उपहार। पूर्णिया को भी मिलेगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन। लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत आज से। झारखंड में लाल आतंक पर तगड़ा प्रहार, 3 हार्डकोर इनामी नक्सली ढेर। AK-47 समेत बड़ी संख्या में हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट देगा आज अंतरिम फैसला। बिहार SIR पर भी होगी सुनवाई। और कतर में हमास पर इजरायली हमले के खिलाफ अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन आज। मसौदा प्रस्ताव में हमले की निंदा, तो वहीं इजरायल ने कतर से हमास नेताओं को निष्कासित करने का किया आह्वान। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की, जहां हजारीबाग की पुलिस और CRPF की कोबरा बटालियन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने लाल आतंक पर ऐसा प्रहार किया है कि नक्सली इस जख्म को याद रखेंगे। आपको बता दें, पाथीतिरी के जंगली इलाके में आज सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ रुपए के इनामी सहदेव सोरेन समेत 3 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर कर दिया। अन्य 2 नक्सलियों की पहचान 25 लाख रुपए के इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और 10 लाख रुपए के इनामी बिरसेन गंजू उर्फ राम खिलावन के तौर पर हुई है। सहदेव सोरेन CPI माओवादी का सेंट्रल कमेटी में मेंबर था। जिस जगह मुठभेड़ हुई वो जंगल बोकारो और गिरिडीह के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। सुरक्षा बलों की टीम आज जब सर्च ऑपरेशन के लिए निकली तो उनके पास नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी थी। गोपनीय सूचना मिली थी कि 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन किसी बड़ी माओवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है, जिसके बाद इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और 3 नक्सली कमांडर को मार गिराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे और साथ ही इसको संबोधित भी करेंगे। कोलकाता के विजयदुर्ग स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। 2 साल में एक बार आयोजित होने वाला 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन आज से 17 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय इस महत्वपूर्ण कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और रक्षा सचिव समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख और अन्य शीर्ष सैन्य कमांडर शामिल होंगे। इस साल सम्मेलन का लक्ष्य है सेनाओं को और चुस्त, निर्णायक और आधुनिक बनाना, ताकि जटिल भू राजनीतिक स्थिति में भारत की सुरक्षा मजबूत रहे। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में विश्व की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की पृष्ठभूमि में तकनीकी प्रगति, सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के बीच समन्वय, आधुनिकीकरण और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सेना के लिए राजस्व खरीद प्रक्रिया आधुनिक, सुव्यवस्थित और सरल बनेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नई नियमावली से आधुनिक दौर में सशस्त्र बलों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय का मानना है कि इस सुधारात्मक कदम से भारतीय सेनाओं की जरूरतें तेजी और दक्षता के साथ पूरी होंगी। इसके साथ ही एक और जहां सैन्य बलों के लिए आवश्यक खरीद में तेजी आएगी, वहीं आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी बल मिलेगा। भारतीय उद्योग, स्टार्टअप्स और MSME को रक्षा क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे नवाचार और घरेलू रक्षा उत्पादन को भी गति मिलेगी। रक्षा सेवाओं और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अन्य संगठनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद DPM द्वारा विनियमित की जाती है और खासतौर से इसे 2009 में आखिरी बार लागू किया गया था। और बात कर लेते हैं बिहार की भी। जी हां, आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है।
पीएम मोदी आज अपने वादे के अनुसार बिहार को राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उपहार देने वाले हैं। साथ ही पूर्णिया में करीब 36,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी होगी। और क्या कुछ खास होगा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सीमांचल को मजबूत कनेक्टिविटी की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री बिहार दौरे में पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम रेल संपर्क में सुधार के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और कई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन के बाद विमानों का परिचालन पूर्णिया एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो पूर्णिया एयरपोर्ट पूर्ण रूप से ऑपरेशनल हो जाएगा। सबसे पहले जो फ्लाइट है वो पूर्णिया से कोलकाता के लिए है, फिर अहमदाबाद से पूर्णिया के लिए है। आने वाले दिनों में जैसा कि माना जा रहा है कि पूर्णिया कोलकाता और पूर्णिया अहमदाबाद के अलावा भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहर इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट से स्टार एयर की फ्लाइट जहां अहमदाबाद से पूर्णिया और कोलकाता के लिए अपनी सेवाओं की शुरुआत करेगी, वहीं इंडिगो की फ्लाइट पूर्णिया से कोलकाता के लिए रवाना होगी। अहमदाबाद से पूर्णिया जो है वो 4 दिन चलेगी, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार और रविवार। और ये जो सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार वाली फ्लाइट है ये अहमदाबाद से पूर्णिया और पूर्णिया से कलकत्ता जाएगी और केवल रविवार को ये कलकत्ता नहीं जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है सरकार के साथ मिलकर कि हम इस फ्लाइट को डेली कर दें। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीशाबाड़ी सभा स्थल पहुंचेंगे, जहां से वो सीमांचल समेत बिहार के तमाम हिस्सों के विकास के लिए कई बड़ी सौगातें जनता को देंगे। एयरपोर्ट का वो उद्घाटन करेंगे, यहाँ से हवाई जहाज पर यात्री अहमदाबाद के लिए जाएंगे। मोदी जी वंदे भारत जो देश की सबसे प्रिय और एक्सप्रेस ट्रेन है, उस ट्रेन को देने का काम यहाँ करेंगे। 2.5 लाख महिला उद्यमी के खाते में मोदी जी कल डीबीटी के माध्यम से उनकी राशि वहाँ देने का काम करेंगे। अपने बिहार दौरे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। ये बोर्ड उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भागलपुर में पीर 35 में 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। ये बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। बिहार के पूर्णिया से कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि महत्वपूर्ण खबर जो कि सीधा जुड़ी है जो टैक्स पेयर्स हैं। आपको बताते हैं अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो आज इसको ज़रूर कर लें। आज इसका आखिरी दिन है, नहीं तो टैक्स डिपार्टमेंट की पेनल्टी का सामना आपको करना पड़ेगा। वहीं ITR भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका खंडन करते हुए आयकर विभाग ने उसे भ्रामक बताया है, फेक बताया है। अफवाह में दावा किया गया था कि ITR फाइल करने की अंतिम तारीख, जिसे पहले 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था, अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। हालांकि आयकर विभाग ने इस खबर को पूरी तरीके से फर्जी बताया है। इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि केवल आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें। सहायता के लिए डिपार्टमेंट का हेल्प डेस्क 24 घंटे 7 दिन इस आधार पर काम कर रहा है और कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और एक्स के माध्यम से भी करदाताओं की मदद की जा रही है। आपको बता दें कि रिटर्न दाखिल करने पर धारा 234F के तहत 5 लाख रुपए से अधिक आय वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये और कम आय वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। विलंबित या संशोधित रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल किए जा सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें UPI यूजर्स आज से एक दिन में 10 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकेंगे। जी हां, NPCI ने पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M पेमेंट की कई कैटेगरी में डेली लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। इस फैसले से बीमा, निवेश और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसे बड़े लेन देन भी UPI के जरिए किए जा सकेंगे। कैपिटल मार्केट में निवेश और इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि एक दिन में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ही भुगतान हो सकेगा। सरकारी ई-मार्केट प्लस पर आप प्रति लेन देन 5 लाख रुपए तक भुगतान की सुविधा होगी। ट्रैवल सेक्टर में भी लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है और यहाँ भी प्रतिदिन अधिकतम 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा सकेगा।
अब यूपीआई के जरिए क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान आप 5 लाख रुपए तक का अगर बिल है तो वो कर सकते हैं। लेकिन बात अगर 24 घंटे की करें तो इस दौरान आप केवल 6 लाख रुपए तक की ही पेमेंट करेंगे। इसकी जो लिमिट है 6 लाख रुपए रखी गई है। इसी तरह लोन और ईएमआई कलेक्शन के लिए भी 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और 10 लाख रुपए प्रतिदिन की सीमा लागू होगी। ज्वेलरी खरीद पर यूपीआई लिमिट अब 2 लाख रुपए और एक दिन में अधिकतम 6 लाख रुपए होगी। वहीं डिजिटल ऑनबोर्डिंग के जरिए टर्म डिपॉजिट जैसी बैंकिंग सेवाओं पर 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और प्रतिदिन की सीमा तय की गई है। हालांकि पर्सन टू पर्सन पेमेंट की सीमा पहले की तरह 1 लाख रुपए प्रतिदिन ही रहेगी। और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां खासतौर से पुणे जिले में रात भर हुई भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पुणे सोलापुर राजमार्ग पर लोनी कालभोर कदम वाकवस्ती कुंजीरवाड़ी और उर्ली कंचन इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कई जगहों पर सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया है, जिससे यातायात में भारी बाधा सामने आई है। रात तक हुई, आप बता दें, रात भर हुई इस भारी बारिश के कारण नाले और नदियां उफान पर हैं। पुणे सोलापुर राजमार्ग पर लोनी कालभोर और वाकवस्ती इलाकों में स्थिति और भी गंभीर हो गई है। सर्विस रोड पूरी तरह जलमग्न होने के कारण कई वाहन पानी में फंस गए हैं, जबकि कुछ घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए पुणे उपनगरों के कुछ स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। पुणे प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। और वहीं मुंबई में बीती रात हुई भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्से में भीषण जलभराव देखा गया है। आपको बता दें, बारिश से कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। पानी भरने से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण यातायात भी बाधित हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती। आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स। नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए। आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध बेटिंग ऐप 1xBet केस में टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को समन भेजा है और दिल्ली ऑफिस में पेश होने के लिए कहा है। जानकारी के अनुसार ईडी ने मिमी चक्रवर्ती को आज पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर यानी कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 1xBet पर आरोप है कि ये प्लेटफॉर्म भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है और इसके जरिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग भी की जा रही है। और बात कर लेते हैं अहम सुनवाई की। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बारे में अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा। इनमें एक मुद्दा ये है कि क्या वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को अदालतें वक्फ की सूची से हटा सकती हैं या नहीं। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या कोई संपत्ति उपयोग के आधार पर वक्फ या किसी दस्तावेज के जरिए वक्फ घोषित की जा सकती है। ये सभी मुद्दे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठे थे। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने
बीती 22 मई को इन तीनों मुद्दों पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुना था, जिसके बाद अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। डिनोटिफिकेशन के मुद्दे के अलावा याचिकाकर्ताओं ने राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना पर भी सवाल उठाए। याचिका में कहा गया है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुस्लिम सदस्यों को ही वक्फ बोर्ड के संचालन का काम करना चाहिए। वहीं बिहार में हुए गहन वोटर पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले पिछले हफ्ते की सुनवाई में अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि एसआईआर के दौरान आधार कार्ड को भी मतदाताओं की पहचान के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा था कि आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए किया जाएगा और नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दूसरे दस्तावेज देने होंगे। बात कर लेते हैं नागालैंड की, जहां मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 के चाथे पकला पहाड़ और न्यू चुमोकेडिमा खंडों पर सड़क संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके कारण इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। चाथे ब्रिज और न्यू चुमोकेडिमा के बीच भूस्खलन के कारण दीमापुर चुमोकेडिमा कोहिमा राजमार्ग पर कल वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित रही। लगातार भारी बारिश के कारण चाथे नदी पर चुमोकेडिमा और सई केमा गांव को जोड़ने वाला झूला पुल बह गया। इस बीच दीमापुर शहर की कई बस्तियां जलमग्न हो गईं। अमेरिका के डलास में पिछले हफ्ते भारतीय मूल के एक व्यक्ति चंद्र नागमलैया की गला काटकर दिल दहलाने वाली हत्या पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा है कि मुझे टेक्सास के डलास में एक सम्मानित व्यक्ति चंद्र नागमलैया की हत्या के बारे में भयानक रिपोर्ट की जानकारी है, जिनका क्यूबा से आए एक अवैध विदेशी द्वारा उनकी पत्नी और बेटे के सामने बेरहमी से सिर काट दिया गया था। ट्रंप ने कहा, निश्चित रहें, मेरे शासन में इन अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी बरतने का समय अब खत्म हो गया है। हम अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने में अविश्वसनीय काम कर रहे हैं। हिरासत में लिए गए इस अपराधी पर प्रथम श्रेणी की हत्या का आरोप लगाया जाएगा। दोहा की राजधानी कतर में आज से अरब इस्लामिक समिट हो रही है, जिसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देश इकट्ठा शामिल होने वाले हैं। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब इजराइल ने मंगलवार को कतर पर हवाई हमला कर हमास के वरिष्ठ नेताओं की हत्या करने की कोशिश की थी। इस हमले के बाद अरब देशों के साथ साथ अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने भी निंदा की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने न्यूयॉर्क में ट्रंप से मुलाकात के बाद कहा कि कतर इस हमले का सामूहिक जवाब देगा, जिसने पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल दिया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर की सरकार को चेतावनी दी है कि या तो हमास नेताओं को वहां से निकालो या उन्हें न्याय के कटघरे में लाओ, वरना इजराइल उन्हें मार देगा। नेपाल में वरिष्ठ अधिवक्ता सबिता भंडारी को नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर भंडारी की नियुक्ति की है। ये नियुक्ति नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत की गई है। सबिता भंडारी की यह नियुक्ति पूर्व अटॉर्नी जनरल रमेश बादल के इस्तीफे के बाद हुई है, जिन्होंने 17 जुलाई 2024 को पद संभाला था और 9 सितंबर से उनका इस्तीफा प्रभावी हो गया। ब्रिटेन के 46 वर्ष के मुक्केबाजी चैंपियन रिकी हेटन अपने घर पर मृत पाए गए हैं। पुलिस ने उनका शव ग्रेटर मैनचेस्टर हाइडर स्थित जी क्रॉस स्थित उनके घर से बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह एक सार्वजनिक अलर्ट के बाद स्थानीय समय अनुसार सुबह 6:45 पर उनसे संपर्क हुआ था। रिकी हेटन के निधन से बॉक्सिंग समुदाय और उसके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर है। हेटन के शानदार करियर में लाइट वेल्टरवेट और वेल्टरवेट वर्गों में विश्व खिताब शामिल हैं। विश्व चैंपियन हेटन को खिलाड़ियों और क्लब की ओर से लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है। और बात आपके हमारे दूरदर्शन की भी। आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है। 15 सितंबर 1959 के दिन भारत के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आज ही के दिन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा स्थापित देश के पहले टेलीविजन स्टेशन का उद्घाटन किया था। शुरुआत में दूरदर्शन पर कुछ देर के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। ऑल इंडिया रेडियो के हिस्से के रूप में दैनिक प्रसारण की नियमित शुरुआत साल 1965 में हुई थी।
साल 1982 में मुंबई और अमृतसर तक इस सेवा का विस्तार किया गया, जो आज के समय में दूरदराज के गांव तक पहुंच गया है। पहले दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन साल 1982 में दूरदर्शन का स्वरूप रंगीन हुआ था। 1980 के दशक में हर घर की रौनक दूरदर्शन बन गया था। आज के समय में दूरदर्शन पर 24 घंटे के अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग चैनल्स पर प्रसारित होते हैं। किसानों की आय में वृद्धि के लिए भारत सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में वर्ष 2020 में शुरू की गई कृषि अवसंरचना कोष योजना यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा किसानों को एक नई ताकत दी जा रही है। पेश है हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की एक खास रिपोर्ट। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली कृषि देश की बड़ी आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत है, लेकिन जलवायु परिवर्तन समेत कई कारण किसानों के लिए बड़ी चुनौतियां बनकर उभरे हैं। आधुनिक तकनीक और ढांचागत सुधारों की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने 2020 में 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी। कृषि अवसंरचना कोष के उद्देश्यों में कृषि बुनियादी ढांचे के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण प्रदान करना, कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाओं के विकास के लिए गोदामों, कोल्ड चेन और प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण, छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सामुदायिक कृषि बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में संस्थागत और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, कीमतों को स्थिर करना और किसानों के लिए उचित मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना आदि शामिल है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जैसे मार्केटिंग की ज़रूरत है, गोडाउन की ज़रूरत है, या फिर आपकी वेयर हाउस की ज़रूरत है, या प्राइमरी प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, तो एग्रीकल्चर को जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी सुविधाओं का सपोर्ट नहीं मिलता है, तब तक हमारा किसान की आमदनी में नहीं बढ़ती है और मार्केट में भी प्राइस कंट्रोल नहीं रहता है। उन ज़रूरतों को एड्रेस करने के लिए ये योजना लाई गई है। कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत अब तक हजारों प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इस स्कीम के थ्रू ई मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट एंड इस प्रकार के प्रोजेक्ट काफ़ी इसमें सैंक्शन हो चुके हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक्सेस किया जा सकता है बाय प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, देन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप वाले हैं। कृषि अवसंरचना कोष के रणनीतिक महत्व में किसानों की आय दोगुनी करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी, सहकारी समितियों और एफपीओ को बढ़ावा देना, मूल्य श्रृंखला विकास यानी खेत से कांटे तक संपर्क बनाने में मदद करना और वित्तीय समावेशन यानी ब्याज अनुदान और गारंटी समर्थन के माध्यम से औपचारिक ऋण तक पहुंच को बढ़ावा देना शामिल है। यही कारण है कि इस योजना के जरिए किसान अब अपनी उपज को प्रोसेस कर खुद बाजार में बेचने में सक्षम हो रहे हैं, जिससे उन्हें सीधी कमाई हो रही है। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से न सिर्फ कृषि बल्कि जब किसानों के कल्याण की बात की जाती है, सरकार की जो प्रतिबद्धता थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।